जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइज, आज है 24 अक्टूबर 2025 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर वो सभी न्यूज हम लोग कवर करते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। और गाइज, ये है हमारे ज्ञान सर, और ज्ञान सर के स्पेशल पेड बैच को ज्वाइन करने के लिए आप इन दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए। आपके लिए हमारे पास है यूपीपीएससी, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओएआरओ, बीईओ, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम, इवन हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ पीएससी के प्रॉपर कोर्सेस, जहां पर सिलेक्शन की तैयारी करवाई जाती है गाइस। क्योंकि हम लोग प्रॉपर सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करवाते हैं, लेटेस्ट ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए तैयारी करवाई जाती है। आपको एक मेंटर प्रोवाइड किया जाता है जो आपकी डेली और रियल टाइम बेसिस पर डाउट्स को सॉल्व कर सके। और साथ ही साथ हमारे कोर्स हर साल अपडेट होते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि एक कोर्स बना दिया और फिर वो सालों साल चल रहा है। हर साल नया कोर्स आता है और अपडेट होता है वो हर एक चीज, तो यानी कि पूरी चीज आपको एक ही जगह पर मिलती है। तो फटाक से इस नंबर पर कांटेक्ट करें और आज ही कोर्सेज को जो है वो ज्वाइन करें। और ज्वाइन करने के बाद मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखकर जरूर बताइएगा कि आपने कोर्सेज को जो है वो ज्वाइन कर लिया है। और ये है आज के टॉपिक्स गाइस, जिसको एक एक करके हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है, मतलब इसमें क्या है, पहले मैं आपको एक आइडिया दे देता हूं, फिर उसके बाद हर एक टॉपिक को हम लोग डिटेल में समझेंगे, जिससे कि आपको पढ़ने में और मजा आएगा, है ना। तो देखो, हो क्या रहा है कि वर्ल्ड फूड डे 2025, पहले क्या आप मुझे बता सकते हो कि वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताओ, वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है? तो इस वर्ल्ड फूड डे 2025 ने फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के 80 साल सेलिब्रेट किए हैं। तो अभी आपके लिए एक लिख लो, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये जो टॉपिक है इसको आपको बहुत अच्छे से जो है वो एफएओ के टॉपिक को प्रिपेयर करके रखना है, क्योंकि इससे रिलेटेड फैक्ट्स आपसे पूछे जा सकते हैं प्रीलिम्स में। तो हुआ यह है कि इंडिया और एफएओ की पार्टनरशिप को भी हाईलाइट किया गया। इंडिया 1945 से एफएओ का फाउंडिंग मेंबर है और इस पार्टनरशिप ने ग्रीन रेवोल्यूशन, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट और इवन मिनिमम सपोर्ट प्राइस सिस्टम जैसे मेजर सुधार को सपोर्ट किया है। आज आपको ऑलरेडी पता है गाइस, इंडिया जो है वो एक फूड डेफिशिएंट नेशन से फूड सरप्लस नेशन बन गया। एक टाइम पर हम लोगों के पास इतना, आप कह सकते हैं कि क्रॉप्स नहीं थे, इतनी फसल खेतियां वगैरह जो है वो नहीं होती थी जो कि हमारी कंट्री की पॉपुलेशन को खिला पाए। आज की डेट में हमारे पास पर्याप्त चीजें हैं हमारी 1.4 बिलियन पॉपुलेशन को फीड करने के लिए। और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू इंडिया ने न्यूट्रिशन सेंसिटिव एग्रीकल्चर, यानी कि जो खेती किसानी हो रही है उसमें पोषण को ध्यान में रखने वाली चीजों को हाईलाइट किया है। जलवायु परिवर्तन में ऐसे क्रॉप्स तैयार करें हम लोग, या फिर ऐसी सिस्टम पर काम करें जिसके थ्रू जो है वो क्रॉप्स खराब भी ना हो, और साथ ही साथ हमारी जो हंगर का जो प्रॉब्लम है, माल न्यूट्रिशन का, कुपोषण का जो प्रॉब्लम है हमारी कंट्री के अंदर, वो रिजॉल्व हो सके। राइट, तो इस पर भी अब काम चल रहा है। आज इंडिया जो है वो एग्रीकल्चर के मामले में जो है वो बहुत शानदार रिफॉर्म्स जो है वो लेकर आ रही है। इसी से रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स में हम, मतलब इस आर्टिकल के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम की एक स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट रिपोर्ट है, जिसको एसएफएफ रिपोर्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। इसने दुनिया भर के जो इश्यूज हैं उसको हाईलाइट किया, स्पेशली जंगलों के लिए, है ना। और ये भी हाईलाइट किया कि जंगलों के लिए फाइनेंस, पैसा जो है वो हम लोग बहुत कम स्पेंड कर रहे हैं। टारगेट है कि 2030 तक $300 बिलियन हर साल इन्वेस्ट करना, जबकि सिर्फ 84 बिलियन यूएस डॉलर ही हो रहा है। मेजर फंडिंग पब्लिक सेक्टर से आती है 91%, प्राइवेट सेक्टर का रोल अभी भी बहुत कम है। तो प्रॉब्लम यह है कि एनवायरमेंटली हार्मफुल सब्सिडीज अभी भी चालू है, यानी कि ऐसी चीजों पर हम सब्सिडीज दे रहे हैं जो इस पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। और देखो, इस प्रकार से एनवायरमेंट जो हार्मफुल सब्सिडीज हैं उससे रिलेटेड काफी आर्टिकल्स आ रहे हैं। तो आप ये एनवायरमेंट हार्मफुल सब्सिडीज के टॉपिक को अच्छे से कवर करके रखो, ये मेंस में आपको वो हेल्प करेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग को देखने को मिल रहा है, जिस पर हम बात करेंगे, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 30 के बारे में, जो नवंबर 2025 में ब्राजील में होने वाली है। इसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी ऑफ एक्शन एंड इंप्लीमेंटेशन जो है वो कहा जा रहा है। तो उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है। फोकस है कि भाई प्रैक्टिकल क्लाइमेट फाइनेंस पर हम फोकस करें, यानी कि जलवायु परिवर्तन में जो वित्तीय प्रॉब्लम जो हम लोग को आ रही है उस पर हम लोग टारगेट करें, और अमेजॉन फॉरेस्ट जो है उसके संरक्षण पर फोकस करें, और कोई नए टारगेट्स फिर से सेट ना करें। क्योंकि हर बार क्या होता है, नए टारगेट हम सेट कर देते हैं और पुराने टारगेट्स को भूल जाते हैं। सेम वैसे ही कि आप एक टाइम टेबल बनाते हो, पढ़ने की कोशिश तो करते हो, फिर एक हफ्ते बाद वो टाइम टेबल खराब हो जाता है, फिर नया बैठ के टाइम टेबल बनाते हो। भैया, एक टारगेट सेट करो और उस पर काम करो, उसको अचीव करने पर फोकस करो। मैंने तो कई सारे लोगों को देखा है, एक बुक उठाते हैं, उनसे एक किताब पूरी फिनिश नहीं हो पाती है यार।
कितनी शर्म की बात है। फिर वो टारगेट बनाते कि नहीं दूसरे से चालू करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। डेवलप कंट्री से आज की डेट में एक्सपेक्टेशन है कि वो जो न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल्स जो हैं उसको $100 बिलियन से बढ़ा के $300 बिलियन तक करें 2035 तक। तो ये सब गोल्स जो मैं आपको बताऊंगा वो आपके प्रीलिम्स में बहुत हेल्प करेंगे और ये भी टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, 100% एग्जाम में आएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है एलिफेंट सेंसस से रिलेटेड टॉपिक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। SAIEE 2021 से 2025 के रिजल्ट्स देहरादून में रिलीज हुए। इंडिया में टोटल 22,000 के आसपास यानी कि 22,500 मान लो आप एलिफेंट्स रिकॉर्ड किए गए। एग्जैक्ट आंकड़ा मैं आपको आर्टिकल में बताता हूं। कर्नाटक में सबसे ज्यादा एलिफेंट्स हैं, उसके बाद फिर आसाम, फिर ऐसे ही तमिलनाडु वगैरह में हम लोग को देखने को मिलेंगे। पूरा आंकड़ा मैं आपको दूंगा, मतलब जो आपको नोट करना है और याद रखना है, जो आपके प्रीलिम्स में आपको हेल्प करेगा। तो एलिफेंट सेंसस से रिलेटेड बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, इंडिया को 2025 से 28 के लिए यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल जियो स्पेशियल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट फॉर एशिया एंड पैसिफिक का को चेयर इलेक्ट किया है। तो ये प्रीलिम्स के लिए अगेन एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें कुछ फैक्ट्स मिलेंगे जिसको हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो ये पूरे टॉपिक्स देखो अच्छे से हम लोग एक एक करके कवर करने वाले हैं। एक मैंने आपको समरी आइडिया टाइप का है वो दे दिया है। तो चलो बिना देरी किए हम लोग हर एक टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो FAO वाला जो ये टॉपिक है, इसमें FAO को बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है। तो ध्यान से सुनो, इंडिया और FAO की पार्टनरशिप जो वर्ल्ड फूड डे 2025 के कॉन्टेक्स्ट में न्यूज में है। वर्ल्ड फूड डे 2025 गाइस एक ऐतिहासिक माइलस्टोन मार्क है। ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की 80वीं एनिवर्सरी, 80th एनिवर्सरी, और इसी ओकेजन पर सेलिब्रेट हुआ इंडिया का लॉन्ग स्टैंडिंग पार्टनरशिप जो कि FAO के साथ हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो इसी पर ही हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे। तो आप ध्यान में रखना कि इंडिया जो है गाइस ये फाउंडिंग मेंबर है FAO का 1945 से, जब से ये शुरू हुआ है। तो कब से शुरू हुआ है FAO? 1945। पता है आपको 1940 और 50 में हम एक फूड डेफिशिएंट नेशन थे, आप जानते हो। 1940s और 1950s के टाइम पीरियड पे हमारे पास जो है वो खाने के लिए कुछ नहीं था। मतलब हम अपनी पॉपुलेशन को खिला नहीं पा रहे थे और उसके लिए हमें इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता था। लेकिन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की टेक्निकल और पॉलिसी सपोर्ट के साथ इंडिया एक लंबी जर्नी तय कर पाया। हमने ग्रीन रेवोल्यूशन, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, मिनिमम सपोर्ट प्राइस और पब्लिक स्टॉक होल्डिंग सिस्टम जैसे इनिशिएटिव से इंडिया को हमने एक फूड सरप्लस कंट्री बना दिया। कितना अच्छा लाइन है कि आप देखो, ये चीज तो आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। ये पूरे के पूरे हमारे अचीवमेंट्स कि इस अचीवमेंट के तहत हम लोग जो है वो एक टाइम पर जो है वो फूड डेफिसिट, फूड सिक्योरिटी हमारे यहां पर बहुत बुरी तरह से हुआ करती थी, यानी कि इनसिक्योरिटी थी। फूड इनसिक्योरिटी से हम लोग फूड सिक्योरिटी की तरफ जो है वो आ गए हैं, या फिर फूड डेफिशिएंट कंट्री से लेकर फूड सरप्लस कंट्री हम जो है वो बन गए हैं। ये देखो लिखा है ना, फूड सरप्लस नेशन हम लोग जो है वो बन गए हैं। और थैंक्स टू ये सब हमारे इनिशिएटिव प्लस FAO का सपोर्ट, राइट। तो इस तरीके से आपको चीजें जो है वो समझनी है। आपको आंकड़े जब मेंस का आंसर लिखो तो आप ये लिखो, हम अपनी 1.4 बिलियन जो पॉपुलेशन है उसको फीड करने में सक्षम हो पाए, एंड थैंक्स टू दीज इनिशिएटिव। ये इनिशिएटिव को हम जो है वो शुक्रिया अदा करते हैं, हाँ भाई इस इनिशिएटिव के थ्रू ये सब चीजें पॉसिबल हो पाई। क्लियर बात समझ में आ रही है? अच्छा, कौन से फैक्टर्स हैं जिसने इंडिया को हेल्प किया कि इंडिया जो है वो एक समय पर लाचार था खाने के लिए, हम लोग इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट थे, आज की रेट में हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं दूसरी कंट्री को। तो कुछ नहीं भाई, बड़ा सिंपल सी चीज है, हमने टेक्नोलॉजी पे काम किया, हमने रिफॉर्म सुधार जो है वो किया अपने इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, MSP हम लेकर आए, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट हम लोग लेकर आए, फूड एंड एग्रीकल्चर का ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके साथ हमने कोलैबोरेट किया। तो ऐसा एक बेसिक सा मेंस का आपका एक दो चार पांच सेंटेंस जो है वो बन सकते हैं, बहुत अच्छे जो लगेंगे पढ़ने में, सुनने में ही आपको अच्छा लग रहा होगा कि हाँ यार ऐसे लिखो अपने मेंस के आंसर को। तो ये जो इंडिया और FAO की जो पार्टनरशिप हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है, तो बड़ी ही गाइस, मतलब आप ये कह सकते हो कि ये पार्टनरशिप सिर्फ फूड प्रोडक्शन तक लिमिटेड नहीं है, यानी कि सिर्फ हम लोग खाना जो है वो बनाएं, तैयार करें, प्रोड्यूस करें उस तक लिमिटेड नहीं है। ये न्यूट्रिशन सेंसिटिव एग्रीकल्चर पर फोकस कर रहा है। ये देखो ये वाला पॉइंट, ये कोलैबोरेशन जो है ये टारगेट करता है न्यूट्रिशन सेंसिटिव एग्रीकल्चर, यानी कि हम खेती किसानी जो है वो ऐसी करें कि जिससे कि पोषण पर जो है वो ध्यान दें, हम लोग न्यूट्रिशन पर हम लोग जो है वो ध्यान दें, क्लाइमेट रेजिलियंस पर जो है वो ध्यान दें, जलवायु लचीलेपन पर जो है फोकस करें। यानी कि आपको ऑलरेडी जो है पता है कि क्लाइमेट चेंज के कारण हम लोग को देखने को मिल रहा है कि एग्रीकल्चरल क्रॉप्स जो है वो अब डैमेज होते जा रहे हैं। तो हम ऐसी प्रैक्टिसेस फॉलो करें जिससे कि डैमेज ना हो बल्कि उससे फायदा मिले। आज की डेट में हम लोग एडॉप्टेशन पर फोकस कर रहे हैं, पढ़ा है ना काफी सारे आर्टिकल में आपने ये, तो ये सब चीजें ध्यान में रखने वाली है। समझ में आ रहा है?
इंडिया ने आज की डेट में हम लोग को वो देखने को मिल रहा है कि हम तो फूड डेफिशिएंट से, देखो बार बार वही सेम चीज रिपीट हो रही है ना, अचीव कर लिया हमने, फूड सरप्लस नेशन हम लोग वो बन गए, सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हमने वो अडॉप्ट करी है ना, और साथ ही साथ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमने डेवलप किए, जैसे कि एग्री स्टैक्स। एग्री स्टैक्स अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्री स्टैक्स जिससे किसानों को रियल टाइम डेटा मिलता है डिसीजन मेकिंग के लिए। तो एग्री स्टैक्स, AGRISTACKS स्टैक्स, ये चीज ध्यान में रखना। हमारे जो किसान है उनको रियल टाइम बेसिस पर डेटा वो इसके तहत मिलता है, जिससे कि वो डिसीजन ले सकें। न्यूट्रिशन सेंसिटिव एग्रीकल्चर के जरिए इंश्योर किया जाता है कि खाना है ना ही सिर्फ अवेलेबल हो बल्कि हेल्दी और अफोर्डेबल भी हो। तो न्यूट्रिशन सेंसिटिव एग्रीकल्चर का मेन ऑब्जेक्टिव है कि हमारा खाना यानी कि लोगों तक जो अन्न पहुंचना चाहिए वो अफोर्डेबल होना चाहिए, कि वो खरीद पाए, साथ ही साथ हेल्दी होना चाहिए, न्यूट्रिशन रिच वो होना चाहिए। तो ये पॉइंट्स आपको थोड़े से वो ध्यान में रखने हैं, ठीक है, जो चीज इसमें यहां पर मेंशन्ड है। यानी एग्रीकल्चर सिर्फ प्रोडक्टिविटी का मुद्दा नहीं है गाइस, ये अब न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है। और मैंने आपको हमेशा पहले भी बताया कि न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इक्वल्स टू नेशनल सिक्योरिटी। क्यों? क्योंकि हमारे देश के अगर लोग वो प्रॉपर न्यूट्रिशन इंटेक करेंगे तो वो हमारे देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। अगर बीमार आदमी जो रहेगा वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हो आप? तो दिस इज द गेम। अब ये सिविल सर्विसेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं वो पूरे के पूरे ध्यान में रखो। ये पूरे फैक्ट्स जितने आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये पूरी चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब सुनो क्या क्या। 1945 ईयर ध्यान में रखना है कि 1945 को स्टैब्लिश किया गया। इसका हेडक्वार्टर अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इसका हेडक्वार्टर है रोम, इटली में, याद रखना है। इसके कितने मेंबर्स हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के? 130 से ज्यादा कंट्रीज। इसका ऑब्जेक्टिव वो क्या होता है कि इसका ऑब्जेक्टिव वो पूरा लिख लो। जैसे कि मैं कुछ चीजें आपको बताता हूं, ये चीज ध्यान में रखना। हंगर को डिफीट करना इसका ऑब्जेक्टिव है ना। ये चीज चाहो तो अलग से लिख लो, हंगर डिफीट करना, ऑब्जेक्टिव टू डिफीट हंगर, भुखमरी को खत्म करना, ग्लोबल एग्रीकल्चर को इंप्रूव करना, पूरे दुनिया भर में जो एग्रीकल्चर की ग्रोथ वो होनी चाहिए, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की ग्रोथ होनी चाहिए, फॉरेस्ट्री पर, फिशरीज पर, न्यूट्रिशन पर, इन सब चीजों पर फोकस करते हैं। ये सेफ, न्यूट्रिशियस, सफिशिएंट फूड सभी को मिले, ये इनका मेन ऑब्जेक्टिव फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का देखने को मिलता है। और इसके काम में क्या क्या चीजें वो शामिल हैं, तो ये पूरी चीज ध्यान में रखेंगे आप, ABCDE बुलेट पॉइंट्स। सबसे पहली चीज ग्लोबल पॉलिसी लीडरशिप, फूड और एग्रीकल्चर पॉलिसी कोऑर्डिनेट करना, यानी कि पूरे दुनिया भर की पॉलिसी वो इस तरीके की रहे कि फूड सिक्योरिटी वो मेंटेन रहे, कोई भी इंसान वो रात में भूखा नहीं सोना चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंस की अगर हम वो चर्चा करें, डेवलपिंग कंट्रीज को वो सपोर्ट करना इनका मेन ऑब्जेक्टिव रहता है। रिसर्च, जैसे स्टेट फूड सिक्योरिटी की रिपोर्ट आ रही है तो ऐसे डेटा होने चाहिए, रिसर्च होनी चाहिए। कैपेसिटी बिल्डिंग, किसानों को और इंस्टीट्यूशन को ट्रेनिंग करना, है ना, जिससे कि सस्टेनेबल फूड सिस्टम वो डेवलप किया जा सके। नेक्स्ट, ह्यूमैनिटेरियन रिस्पॉन्स, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ क्राइसिस में पार्टनरशिप करना, यानी कि कहीं पर कोई आपदा आ जाए, प्रॉब्लम, डिजास्टर हो जाए तो वहां पर फूड की सहायता वो प्रोवाइड की जाए। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो ये इवेंट न्यू दिल्ली में हुआ था गाइस, जहां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूनाइटेड नेशन की एजेंसी, डेवलपमेंट पार्टनर्स और किसान सब मिले। एक कॉफी टेबल बुक शोइंग होप हार्वेस्टिंग सक्सेस भी रिलीज की गई। ये वो चाहो तो वो लिख सकते हो, रिलीज की गई, जो इंडिया और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के 80 साल के कॉपरेशन को वो सेलिब्रेट करती है। 80 साल से इंडिया और FAO ने मिलकर किस प्रकार से काम किया। वर्ल्ड फूड डे की थीम भी वो ध्यान में रखिएगा, हैंड इन हैंड फॉर बेटर फूड एंड बेटर फ्यूचर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ये थीम वो अक्सर एग्जाम में वो पूछी जा सकती है कि वर्ल्ड फूड डे की थीम वो क्या है, लिख लीजिए। ठीक है, अब सवाल उठता है कि आगे क्या करना है। तो आगे हम लोग को भाई सबसे मेन चीज तो यही है कि क्लाइमेट स्मार्ट प्रैक्टिसेस करना जरूरी है। डिजिटल गवर्नेंस और इंश्योरेंस एक्सेस को एक्सपैंड करना जरूरी है ना, क्योंकि इंश्योरेंस, लोन्स, क्रेडिट, ये सब चीजें मिलनी चाहिए। छोटे और मार्जिनल किसान को सपोर्ट देना बहुत जरूरी है। सस्टेनेबल, न्यूट्रिशियस, सेंसिटिव एग्रीकल्चर, इसको प्रमोट करना जरूरी है, जिससे कि हम एनवायरमेंट को बचाते बचाते प्रोडक्टिविटी पर भी टारगेट करें, है ना। तो ये चीजें हैं। इंडिया और ग्लोबल एजेंसीज के बीच में टेक्नोलॉजी और नॉलेज शेयर होनी चाहिए, जिससे कि सबका भला हो। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन वाली प्रैक्टिस हम लोग वो करें, है ना, कि अलग अलग टाइप के क्रॉप्स वो लगाएं, माइक्रो इरिगेशन करें, कम पानी में ज्यादा फसल वो उगाएं। ऑर्गेनिक फार्मिंग करें। ऑर्गेनिक फार्मिंग से बेहतर मुझे नेचुरल फार्मिंग लगती है ना, और यही चीज नेचुरल फार्मिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलो आपके लिए एक टास्क है,
ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग में क्या डिफरेंस है, ये आज आपको पढ़ना है और पढ़ के अपने नोट्स बनाने हैं, और कमेंट बॉक्स में लिखकर बता देना कि आपने क्या लिखा है या क्या रिसर्च करी है। एग्री स्टैक्स जो है इस तरीके के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को और बढ़ाना, जिससे कि रियल टाइम बेसिस पर डिसीजन जो है वो लिया जा सके। तो ये फैक्ट्स है जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए अभी बिना अपने नोट्स की तरफ देखे कमेंट बॉक्स पे हेडक्वार्टर लिखकर बताओ कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जो है वो क्या है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग जो है वो आगे बढ़ेंगे। तो अब हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल मुद्दे पर, ग्लोबल फॉरेस्ट फाइनेंस क्राइसिस। पूरे दुनिया भर में जो वन उगाने के लिए जो पैसा आना चाहिए वो पर्याप्त नहीं आ रहा है। यही चीज हमें देखने को मिल रही है कि यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम की लेटेस्ट रिपोर्ट स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट 2025 में रिलीज की गई। तो क्वेश्चन ये बनेगा, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा कौन सी रिपोर्ट रिलीज की जाती है, तो उनमें से एक ऑप्शन ये वाला होगा, तो ये ध्यान में रखना है ना। ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जंगल के संरक्षण के लिए और रिस्टोरेशन के लिए फंडिंग गैप और सिस्टमैटिक इंबैलेंस को एक्सपोज कर रही है। तो सबसे पहली चीज तो ये समझाई गई है कि जंगल जो है गाइस सिर्फ परिस्थिति तंत्र इकोलॉजी के लिए नहीं, बल्कि क्लाइमेट को रेगुलेट करने के लिए, कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरमेंट में रिलीज हो रहा है उसको इनटेक करने के लिए, यानी कि उसको बैलेंस करने के लिए, और जैव विविधता के संरक्षण के लिए बैकबोन जो है वो मानी जाती है। कितनी बढ़िया चीज जो है वो लिखी है यार, तो ये लिख लो आप। ये तीन चीज हमेशा जो है वो आपको लिखना है कि जब भी जंगलों की बात आ रही है आप जंगलों को जो है वो रिलेट करो कि जंगल जो है उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे तो तीन फायदे जो है वो उससे रिलेटेड जो है वो होंगे। एक तो जंगल जो होता है वो क्लाइमेट को रेगुलेट करता है ना। दूसरा फायदा हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो है उसको बैलेंस करने का काम करता है, और तीसरा जैव विविधता बायोडायवर्सिटी इसके संरक्षण का काम करता है। तो जंगल के तीन मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना जरूरी है, ठीक है। लेकिन मेन बात यह है कि जितनी इंपॉर्टेंट यह है उतनी ही अंडर फंडेड भी है, जो कि इसमें मेन मुद्दा जो है वो उठाया गया है फाइनेंस का, कि भाई इतनी बड़ी प्रॉब्लम है बट इसमें पैसा जो है वो लगाया नहीं जा रहा। दिस इज द मेजर इशू, राइट। तो इस रिपोर्ट ने शॉकिंग फैक्ट ये रिवील किया कि पूरे दुनिया भर में अंडर फंडिंग का क्राइसिस जो है वो चल रहा है। जितना पैसा लगना चाहिए फॉरेस्ट में उतना नहीं लग रहा है। अभी फॉरेस्ट रिलेटेड इन्वेस्टमेंट सिर्फ $84 बिलियन 2023 में है, जबकि रियो कन्वेंशन का टारगेट को अचीव करने के लिए $300 बिलियन हर साल 2030 तक लगाने की जरूरत है। तो ये फैक्ट आप जो है वो थोड़ा सा लिखेंगे। देखो गैप लिखा हुआ ना $216 बिलियन का, मतलब सीधे सीधे 84 बिलियन, $84 बिलियन हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है कि लगाए जा रहे हैं, जबकि लगाने चाहिए $300 बिलियन, यानी एनुअल गैप $216 बिलियन का हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो लिख लेना रियो कन्वेंशन का ये टारगेट है। ये चीज एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है आपसे। चलिए थोड़ा नंबर्स को और जो है वो थोड़ा समझते हैं, कुछ फैक्ट्स आपको इसमें मिलेंगे जो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो टोटल इन्वेस्टमेंट 2023 की अगर हम बात करें तो हमें देखने को मिला कि $84 बिलियन हुआ टोटल इन्वेस्टमेंट। 91% जो है वो आया पब्लिक सेक्टर से और मात्र 9% आया प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के थ्रू। हमें $300 बिलियन आज की डेट में जो है वो चाहिए हर साल 2030 तक, और $498 बिलियन जो है वो 2050 तक चाहिए। लिख लीजिएगा अगर हमें चीजों स्थिति को ठीक करना है, और ये चीज रियो कन्वेंशन के टारगेट है। 96% फंडिंग जो है वो सरकार जो है वो प्रोवाइड करा रही है, यानी कि एक कंट्री की सरकार, डोमेस्टिक गवर्नमेंट। इंटरनेशनल पब्लिक फाइनेंस का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 4% है, मतलब कि $2.9 बिलियन। 80% इंटरनेशनल फॉरेस्ट फाइनेंस जो है वो कंसेशनल एड्स, मतलब कि ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस के थ्रू जो है वो मिलता है। एक्सट्रीमली नेग्लिजिबल है प्राइवेट सेक्टर का रोल, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर इस पे इन्वेस्ट नहीं कर रहा, कि प्राइवेट सेक्टर को चाहिए प्रॉफिट, राइट। तो उसको लगता है कि इस पे क्यों इन्वेस्ट जो है वो करें, बल्कि इस पे प्रमोशन करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट बढ़ानी चाहिए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है गाइस। तो अब यहां एक और सीरियस प्रॉब्लम सामने आ रही है, जहां एक तरफ हम फॉरेस्ट फाइनेंस बढ़ाने की बात कर रहे हैं, वहां दूसरी तरफ हार्मफुल इन्वेस्टमेंट उस प्रयास को अंडरमाइन जो है वो कर रहा है। वही मैंने आपको जो बताया कि हार्मफुल सब्सिडीज जो सरकार प्रोवाइड करा रही है, जो फॉरेस्ट को डैमेज कर रही है। अब रिपोर्ट के अकॉर्डिंग प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ने 8.9 ट्रिलियन तक फाइनेंसिंग दी है उन कंपनीज को जिनके डिफॉरेस्टेशन रिस्क हाई है। मतलब सिंपल शब्दों में मैं आपको बोलूं, प्राइवेट कंपनीज ने फंड दिया है अच्छा खासा बड़ा अमाउंट, और उन कंपनीज को फंड कर दिया है जिन कंपनीज जो है वो पेड़ वगैरह जो है वो काट सकती हैं, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए
पूरे के पूरे जंगल समाप्त कर सकती हैं। एग्रीकल्चरल सब्सिडीज जो एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल है, पता है आपको एग्रीकल्चर में दी जाने वाली सब्सिडी भी हार्मफुल है, क्योंकि आप जो है वो एक जंगल को, वन जो है उसको काट कर ही तो वहां पर खेती किसानी कर सकते हो। तो ये भी एक बड़ा इशू है, एग्रीकल्चरल सब्सिडीज भी इसमें एक इशू है। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि क्या एग्रीकल्चरल सब्सिडीज जो है वो एनवायरमेंट को किसी तरीके से हार्म करती है? तो यस, हार्म करती है। देखो एक एंगल और जो है आप एग्रीकल्चरल सब्सिडीज का अपने मेंस के आंसर में लिख सकते हो या प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। पता है आपको 2023 में 406 बिलियन डॉलर्स तक एग्रीकल्चरल सब्सिडी पहुंच गई है, ये चीज लिखिएगा आप। यानी ग्रीन फाइनेंस अब तक ब्राउन फाइनेंस के आगे प्रेशर में है। ये बताता है कि एक सिस्टमैटिक मिस अलाइनमेंट है एनवायरमेंट कमिटमेंट्स और फाइनेंस लॉस फ्लोज के बीच में, कि पैसा उतना नहीं आ रहा जितना आना चाहिए जो कमिटेड है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू ये हम लोग को देखने को मिल रहा है। रिपोर्ट का एक मेजर फोकस है नेचर बेस्ड सोल्यूशन पर, यानी ऐसा मॉडल जो जंगल को, वेटलैंड्स को, यानी आर्द्र भूमि को, एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम को क्लाइमेट मिटिगेशन के कोर में ले आता है। अब ये सब जो टारगेट्स मैं आपको बता रहा हूं, ये टारगेट्स आप लिख लीजिए, ये टारगेट बड़े इंपॉर्टेंट है। 2030 तक हमें 1 बिलियन हेक्टेयर एरिया जो है उसको प्रोटेक्शन देना है और नेचर बेस्ड सोल्यूशन पर काम करना है। 1 बिलियन हेक्टेयर एरिया इसको प्रोटेक्ट करना है। 2050 तक 1.8 बिलियन हेक्टेयर एरियाज को प्रोटेक्ट करना है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कंट्रीज को हर साल 67 बिलियन डॉलर्स चाहिए एनबीएस सपोर्ट के लिए, नेचर बेस्ड सोल्यूशन सपोर्ट के लिए। ठीक है, तो फॉरेस्ट के प्रोटेक्शन के लिए 16 बिलियन डॉलर, रिस्टोरेशन के लिए 33 बिलियन डॉलर और एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए 18 बिलियन डॉलर जो है वो चाहिए हर साल। तो इन शॉर्ट एनबीएस, नेचर बेस्ड सोल्यूशन, नेचर को सोल्यूशन के सेंटर में लाना है ना। बट उल्टा ही हो रहा है अभी, तो इसी चीज पर जो है वो स्ट्रेस दिया है इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर। अब एक और इंटरेस्टिंग ट्रेंड समझ में आ रहा है, वॉलंटरी कार्बन मार्केट्स का रोल। 2021 में इसका टोटल वैल्यू 320 बिलियन डॉलर था, जो 2021 में बढ़कर 2.1 बिलियन डॉलर हो गया। जो 320 मिलियन डॉलर था वो 2.1 बिलियन डॉलर हो गया। किसका? वॉलंटरी कार्बन मार्केट। क्या चीज है ये वॉलंटरी कार्बन मार्केट? कोई बता सकता है कमेंट बॉक्स पे लिखकर? है हम लोग आज की डेट में जो पॉल्यूशन जो कर रहे हैं, आपने कार्बन क्रेडिट जो है वो सुना है? कार्बन क्रेडिट का नाम, कि आज की डेट में कंपनी जो है वो पैसा फेंकने के लिए रेडी है बट अपने पॉल्यूशन को रोकने के लिए रेडी नहीं है। दिस इज द इशू। सोचो आप, 320 मिलियन डॉलर से फंड भरकर 2.1 बिलियन डॉलर हो गया, लेकिन 2023 तक गिरकर 755 मिलियन डॉलर पर आ गया है। तो क्लियरली उछाल और गिरावट इसमें हम लोग को कंटिन्यूअसली जो है वो देखने को मिल रही है बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। क्योंकि अब देखो क्या होता है कि स्टार्टिंग में तो ये लोग कंप्लायंसेस पे करने के लिए रेडी होते हैं कंपनी वाले, है ना। फिर बाद में पता है लूप होल्स ढूंढ लेते हैं कि क्या करें जिससे कि अपना पैसा जो है वो अपन बचा सकें। बहुत ऐसी कहानियां हो रही हैं यार मार्केट में। फॉरेस्ट लिंक्ड कार्बन प्रोजेक्ट जैसे कि रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, आज आप पढ़ेंगे एक और टास्क है रेड प्लस के बारे में। एफॉरेस्टेशन, रिस्टोरेशन, रीवेजिटेशन, ARR, इंप्रूव फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ऐसे फॉरेस्ट लिंक्ड कार्बन प्रोजेक्ट्स हैं। ये सब मिलकर ये जो हम लोग को VCM जो होता है ना, वॉलंटरी कार्बन मार्केट, इन ट्रांजेक्शंस का 50% जो है वो कंट्रीब्यूट कर देते हैं। डिस्पाइट अप एंड डाउन, ये कार्बन मार्केट अब भी ग्रीन कैपिटल मोबिलाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, बट वही है कि कोई फर्जीवाड़ा जो है वो ना हो बस। अब आगे की बात करें, इंडिया भी ग्लोबल नैरेटिव का पार्ट जो है वो बन रही है। 2023 में टॉप 15 इंटरनेशनल फॉरेस्ट फाइनेंस हम लोग को मिला। एक्सटर्नल फंडिंग 81 मिलियन डॉलर्स की आई। डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर हमने 7.1 बिलियन डॉलर्स का देखने को मिला। थर्ड हाईएस्ट है ये पूरे दुनिया भर में, चाइना और यूएसए के बाद इंडिया में की अगर हम बात करें। तो हमारे यहां तो हम कर रहे हैं भाई, जैसे कि हम लोग कैंपा, ग्रीन इंडिया मिशन, लाइफ, ये सब इंडिया के स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट लेड कंजर्वेशन मॉडल है, लिख लेना। इन मॉडल्स के थ्रू हम लोग आज की डेट में अपने जंगलों को बचा रहे हैं। बट यही बात है कि करप्शन बहुत ज्यादा है। जितना पैसा जंगल को प्रोटेक्ट करने के लिए आता है उसका बहुत ही कम जो है वो एक्चुअल में लगता है ना। अभी बीच में कुछ खुलासे भी हुए थे, कई बार
वृक्षारोपण तो होता ही है, पेड़ जो है वो लगा दिए। जैसे मैं अपने घर के सामने की बात करूं, मेरे घर के सामने ग्राउंड में जो है वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर आए थे, उन्होंने जो है वो पेड़ वगैरह लगाए बस और चले गए। व्हाट अबाउट उस पेड़ को मैनेज करना? नहीं है, सड़ गए वो पेड़, धूप में जल के बेचारे मर गए, क्योंकि इरिगेशन की कोई फैसिलिटी नहीं, टैप पानी की कोई फैसिलिटी नहीं, उसको मैनेज करने के लिए कोई माली नहीं रखा गया, बस आए, फोटो खिंचवाई, अपना पीआर किया और चले गए। यही तो प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अभी भी लिमिटेड है, कार्बन मार्केट्स और बायोडायवर्सिटी क्रेडिट्स में लो पार्टिसिपेशन है। लोकल कम्युनिटीज के लिए 11.3 मिलियन डॉलर्स का इंटरनेशनल फंड मिला। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट और ट्राइबल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट्स को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, बट यस, इंप्लीमेंटेशन उसका प्रॉपर होना जरूरी है। तो मेन इशू यही है पूरे आर्टिकल में जो देखने को मिला कि भाई फंड की कमी है फॉरेस्ट के ग्रोथ, डेवलपमेंट, उनके प्रोटेक्शन के लिए। प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत लो है। सब्सिडीज जो है वो ऐसी भी हैं जो कि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, जैसे एग्रीकल्चर में सब्सिडी जो एनवायरमेंट को हार्म कर सकती है ना, गवर्नमेंट अभी भी सपोर्ट करती है हार्मफुल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को। कम्युनिटीज जो होती है, लोकल कम्युनिटीज, उनका फाइनेंस, उनका शेयर जो है वो काफी कम है। गवर्नेंस बहुत वीक है ना, डेटा ट्रैकिंग प्रॉपर नहीं है, ट्रांसपेरेंसी लो है, बहुत सारे इश्यूज हम लोग को जो है वो देखने को मिलते हैं। तो रिकमेंडेशन यही है 2030 तक ब्लैंड फाइनेंस, रिफॉर्म सब्सिडीज और इनोवेटिव मार्केट्स। ये चीज सिंपल शब्दों में आपको बोलूं, फॉरेस्ट पर हमें 3 गुना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, फाइनेंस करना पड़ेगा, फंडिंग करनी पड़ेगी, सब्सिडीज में रिफॉर्म लाना पड़ेगा, कुछ ऐसे मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स है उसमें कुछ इनोवेशन जो है वो लाने पड़ेंगे, कुछ सुधार जो है वो लाने पड़ेंगे, नई चीजें लानी पड़ेंगी जिससे कि एनवायरमेंट में फंडिंग को हम लोग प्रोटेक्ट कर सकें। ग्रीन बॉन्ड्स, बायोडायवर्सिटी क्रेडिट, ट्रांसपेरेंट कार्बन मार्केट, इनके थ्रू थोड़ा प्राइवेट कैपिटल जो है वो बढ़ाया जा सकता है। हार्मफुल सब्सिडीज को हम लोग खत्म करें, है ना, डेटा को मजबूत बनाएं, और मेरे हिसाब से जो ऑलरेडी जो प्लान्स बनाए हुए हैं उनको प्रॉपर तरीके से रियलिस्टिक बेसिस पर जो है वो अचीव करने पर टारगेट करें। ऐसा नहीं कि एक बार आपने सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए जो है वो चीजें कर दी बट लॉन्ग टर्म में उसका कोई फायदा ही नहीं मिला, तो क्या मतलब फिर ऐसी चीजों का, है कि नहीं। अब बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे जुड़े जितने फैक्ट्स इस आर्टिकल में हैं वो पूरे के पूरे फैक्ट्स आप रट लो, अपने पास नोट्स बना के रख लो। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 30, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कहां पर होती है, तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 30 जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के अंडर होने वाला 30वां कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है। ये मीटिंग 10 नवंबर से लेकर 21 नवंबर 2025 तक बेलेम, ब्राजील में शेड्यूल्ड है, तो ये चीज ध्यान में रखना, है ना। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 30 ब्राजील में, और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी ऑफ एक्शन एंड इंप्लीमेंटेशन इसको कहा जा रहा है, ऑब्वियसली, क्योंकि अब हम लोग को एक्शन लेना है, चीजों को इंप्लीमेंट करना है। सिर्फ प्लान्स बनाने से काम नहीं चलेगा, उस पर काम करना जरूरी है, तभी तो रिजल्ट्स मिलेंगे। अभी तक सिर्फ प्लानिंग 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 हो रही है, पढ़ना भी पड़ेगा ना भाई सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन के लिए, सिर्फ ऐसे थोड़ा कि टाइम टेबल बना के चल दिए कहानी वही है, बिल्कुल ऐसे ही यहां पर भी एग्जीक्यूशन जरूरी है बहुत, हर फील्ड में। जब तक आपने एग्जीक्यूशन नहीं किया कोई मतलब नहीं, रिजल्ट निकलेगा नहीं, बड़ी बड़ी बातें बस करते रहोगे, एग्जीक्यूशन करना जरूरी है। आपको याद होगा, अगर पुराने समय की थोड़ी सी हम लोग चर्चा करें, कि क्लाइमेट डिप्लोमेसी अब एनवायरमेंट का मुद्दा नहीं, हर जगह आप देखो, पास्ट लेक्चर्स में देखो आप मैंने आपको हमेशा बोला है कि हर जब भी बैठक होती है कंट्रीज के बीच में हमेशा बात आती है क्लाइमेट की। अब तो ये एनवायरमेंट का मुद्दा बचा ही नहीं है, अभी डेवलपमेंट, फाइनेंस और इक्विटी का भी कोर पार्ट बन गया। अभी हमने पिछले उसमें जंगल में फाइनेंस के इशू की बात करी कि भाई जंगल को संरक्षित करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए फंडिंग नहीं आ रही है, तो बन गया ना, ये फाइनेंस का पार्ट भी बन गया। लोकल कम्युनिटीज को ऐड करना है तो इक्विटी का पार्ट भी बन गया, है कि नहीं। अब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 30 के टाइम पर ग्लोबल सिचुएशन किस प्रकार की है ये देखो आप, ये समझना आपको जो है वो जरूरी है। ये क्लाइमेट का रिस्क जो है वो बढ़ता जा रहा है, बहुत रिस्की हो गया क्लाइमेट। 1.5 डिग्री सेल्सियस का जो टारगेट जो है, पहली बात तो हमारा टेम्परेचर तो 1.15 डिग्री सेल्सियस तो ऑलरेडी हो ही गया, बल्कि उससे ज्यादा ही बढ़ चुका है ना, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद से यही चीज बोली जाती है ना। और अब तो ये बहुत नजदीक में आ रहा है कि टेम्परेचर हाई होने वाला, पेरिस के समय पर जो टारगेट शो किया था, यूएसए ने पेरिस एग्रीमेंट से विड्रॉ कर चुका है, ये तो बड़ी अलग ही कहानी चल रही है यूएसए की। तो ये सब पूरे दुनिया भर के आज की डेट के मुद्दे हैं कि भाई टेम्परेचर लेवल हाई हो गया है। देखो 1.7 डिग्री सेल्सियस तक का बताया जा रहा है कि एक्सीड कर रहा है, कर लेगा मतलब। अलग अलग रिपोर्ट्स में अलग अलग आंकड़े हैं, बट यहां पर तो आपको सिर्फ
ये वाले जो कुछ आंकड़े जो है वो दिखे हुए हैं, पहले तो इसके इसके जो है वो चीजें जो है वो लिख लो आप पूरी। और दूसरा ये 300 बिलियन डॉलर वाला मैंने आपको लास्ट लेक्चर में लिखवा दिया, इसलिए फिर से नहीं लिखवाऊंगा मैं आपको, है ना। बस ये चीज, ये फैक्ट जरूर ध्यान में रखना कि ब्राजील के अंदर ये कॉन्फ्रेंस होने वाली है, और ये जरूर जो है वो ध्यान में रखना, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी ऑफ एक्शन एंड इंप्लीमेंटेशन, इस पर काम करना है, बस और कुछ नहीं है इसमें। आगे चल के जब ये होगी कॉन्फ्रेंस तब इसमें और पॉइंट्स मिलेंगे हम लोग को। डेवलप कंट्री से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल जो है 100 बिलियन डॉलर पर ईयर से बढ़ाकर 300 बिलियन डॉलर पर ईयर कर दें 2035 तक, जो मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया, राइट, कि एक्सपेक्टेशन है इन लोगों से। फिर एक है बाकू बेलम रोड मैप, बाकू बेलम रोड मैप 2 ट्रिलियन, लिख लेना। ये रोड मैप यानी कि एक फ्रेमवर्क जो है, ये एम कर रहा है कि 1.3 ट्रिलियन डॉलर पर ईयर होना चाहिए 2035 तक ग्लोबल फंड, जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और इनोवेटिव ग्रीन फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट्स का उपयोग हो, यानी कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर फंडिंग जो है वो इसमें दे, और कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स पर हम लोग जो है वो काम करें जो कि फंड्स को अट्रैक्ट कर सके। अमेजॉन फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना हम लोग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है आज की डेट में, है ना। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म यूरोपियन यूनियन का, इस पर भी बातचीत होगी। वॉलंटरी कार्बन मार्केट जो भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में जो है वो बताया, उस पर भी जो है वो बातचीत जो है वो की जाएगी, है ना। तो ये सब चीजें थोड़ी सी ध्यान में जो है वो आपको रखनी है, अभी आने वाले समय में आएगा इससे रिलेटेड और टॉपिक्स, तो हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। अभी के लिए एक बेसिक आइडिया रखो कि एक कॉन्फ्रेंस होने वाली है जिसमें क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड बहुत सारी चीजें ऐसी आएंगी जो आपके एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट होंगी और आपको पता होनी चाहिए एज अ ब्यूरोक्रेट। तो ब्राजील का रोल यहां पे सिंबॉलिक होने वाला है और स्ट्रेटेजिक भी। बेलम सिटी गाइस अमेजोन के गेटवे में लोकेटेड है, पता है आपको। अगर हम अमेजोन सिटी की बात करें तो बेलम सिटी की बात करें जहां पर ये कॉन्फ्रेंस हो रही है ब्राजील में, वो अमेजोन के गेटवे में लोकेटेड है, जहां से शुरुआत होती है अमेजोन फॉरेस्ट की। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 30 यहां काफी मीनिंगफुल रोल प्ले करेगी। ब्राजील की प्रायोरिटी क्या है कि जंगल को प्रोटेक्ट करना, बायोडायवर्सिटी जैव विविधता को जो है वो प्रोटेक्ट करना, लोकल लोग जो है वो शामिल हों, यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी लोकल कम्युनिटीज और नेचर बेस्ड गवर्नेंस के इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करेगा। ठीक है, ये 1.5 डिग्री सेल्सियस का अब तो टारगेट बचा ही नहीं है ना भाई, साइंटिफिक टारगेट है ही नहीं अब ये। इस टारगेट का मतलब है हम ग्लोबल वार्मिंग को डेंजरस लेवल तक बढ़ाने नहीं देंगे, यही इशू है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी हो चुका है भाई, नजदीक तो हम आ ही चुके हैं। अब हो सकता है कि साइंटिस्ट अब एक कंसेप्ट डिस्कस करेंगे ओवरशूट पाथवेज, जिसमें 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्पररी एक्सीड हो सकता है। टारगेट बढ़ाना इज नॉट द ऑप्शन गाइस, ये टारगेट क्लाइमेट जस्टिस के लिए इंपॉर्टेंट है, स्पेशली छोटी कंट्रीज के लिए, छोटे मतलब आइलैंड कंट्रीज के, स्मॉल आइलैंड स्टेट्स जिसको हम लोग बोलते हैं ना, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है, लीज डेवलप कंट्रीज के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन लोग को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है क्लाइमेट चेंज का। भाई सी लेवल जो है वो इंक्रीज होगा तो सबसे पहले आइलैंड ही तो चपेट में आएंगे, दिस इज द इशू। कुछ लोग कहते हैं कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी इनइफेक्टिव है, लेकिन एक्चुअली इसका मल्टीलैटरल नेचर उसकी स्ट्रेंथ होती है, क्योंकि काफी सारी कंट्रीज उसमें शामिल होती हैं। देखो सीओपी अपने टारगेट्स तो बनाती रहती है, बट ये वाली सीओपी 30 जो होने वाली है ना, ये बड़ी मीनिंगफुल होने वाली है, इस पर बिल्कुल पूरे दुनिया भर की नजर है, क्योंकि अब एक्शंस पर काम करने की इन्होंने क्लियरली बात कर दी है कि अब हम लोग एक्शन करेंगे, इंप्लीमेंटेशन करेंगे। यूएसए ने तो विड्रॉ कर ही लिया है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी अब देखते हैं कि क्या चीज जो है वो करती है, एजेंडा सेटिंग पावर इसकी होती है। इवन बिना सहमति के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो है वो इसके डिस्कशन नेशनल और कॉर्पोरेट क्लाइमेट पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। गल्फ कंट्रीज ने अपनी इकोनॉमीज डाइवर्सिफाई करनी स्टार्ट कर दी है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, करना ही पड़ेगा तो भाई, ये डिमांड है वक्त की, बस ये चीज है। यूएनएफसीसीसी में यूनानिमस डिसीजन की रिक्वायरमेंट हर कंट्री को एक इफेक्टिव वीटो पावर जो है वो देती है, क्योंकि देखो इसमें पता है क्या होता है, इसमें हर एक कंट्री की बात सुनी जाती है और उसको सीरियसली लिया जाता है। हालांकि इससे प्रोग्रेस जो है वो स्लो होती है, स्पेशली लॉस एंड डैमेज फाइनेंस जैसे मुद्दे पर बातचीत नहीं हो पाती, क्योंकि अल्टीमेटली डेवलपिंग कंट्रीज को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। डेवलप कंट्रीज ने जो 100 बिलियन डॉलर्स देने का वादा किया था वो अभी तक पूरा उन्होंने किया नहीं है, तो इससे ट्रस्ट भी खराब हो रहा है ना, फाइनेंस डेफिसिट और ट्रस्ट खराब जो है वो चलता ही आ रहा है। पब्लिक और पॉलिटिकल कमिटमेंट डीकार्बनाइजेशन के लिए स्लो हो रही हैं। बड़ी बड़ी बातें पॉलिटिक्स में जो है वो होती रहती हैं कि
कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को कम करेंगे, बल्कि उल्टा बढ़ ही रहा है। नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन बाइंडिंग नहीं होते, एक कंट्री अपना बोल तो देती कि हम अब प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम इतना कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को जो है वो रिड्यूस करेंगे, बट वो उस प्रॉमिस पे खरे रह पाती है क्या? नहीं। दीज आर ऑल्सो इश्यूज। एविडेंस होने के बावजूद कि 2021 तक 2.7 डिग्री सेल्सियस राइज पॉसिबल है, पॉलिटिकल विल अभी भी वीक है। देखो ये चीज लिख लेना, हमारे पास एविडेंस है कि पूरे दुनिया भर का टेम्परेचर 2.7 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा 2100 तक। ये एविडेंस है, प्रॉपर एविडेंस है, वार्निंग दी जा चुकी है। उसके बावजूद भी सरकारें जो है वो इस पर सीरियसली जो है वो एफर्ट्स, प्रयास जो है वो नहीं डाल रही हैं। तो बस यही है भाई, सबसे पहली चीज तो हम लोग को जो है वो इस चीज को मजबूत बनाना है। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ एक ही होता है कि इंप्लीमेंटेशन एक्शंस पर काम करो, जो कि ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 30 से उम्मीद है कि इस पर अब शायद थोड़ी कार्रवाई जो है वो की जाए, स्ट्रिक्टनेस जो है वो दिखाई जाए पूरे दुनिया भर में। मेन चीज क्या है कि कहां पर कहानी आकर अटक जाती है? पैसे पर। तो मेन फोकस करो फंडिंग के ऊपर, है ना। बस ये टॉपिक था गाइस, जिसकी एक अच्छी आपको जानकारी होनी चाहिए। एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं चलो आपसे कि हमारा इंपॉर्टेंट टारगेट जो है वो क्या है? $300 बिलियन हर साल जो है वो डेवलप कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज को दें, कब तक? कब तक ये $300 बिलियन वाले टारगेट को अचीव कर लें? कौन से ईयर तक बता सकते हो मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखकर? और दूसरा थीम क्या है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 30 की? कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताओ। चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक एलिफेंट सेंसस से रिलेटेड हम बात करेंगे, कुछ आंकड़े बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो आपको नोट डाउन करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इंडियाज एलिफेंट सेंसस SAIEE 2021 टू 2025, जिसका रिजल्ट अक्टूबर 2025 में रिलीज हो गया है। इस टॉपिक का डायरेक्ट कनेक्शन है जैव विविधता के संरक्षण से रिलेटेड, जो जीएस पेपर 3 में आपके हेल्प करेगा। आइए, SAIEE का फुल फॉर्म है सिंक्रोनस ऑल इंडिया एलिफेंट एस्टिमेशन, लिख लेना, सिंक्रोनस ऑल इंडिया एलिफेंट एस्टिमेशन। ये पूरी हमारी कंट्री के अंदर एक जनगणना की जाती है, सेंसस लिया जाता है, जो हर 5 साल में होता है एलिफेंट का। तो इसलिए ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। एलिफेंट की पॉपुलेशन और कहां कहां पर कितने एलिफेंट्स हैं उसका पूरा आंकड़ा निकाला जाता है। उनकी हैबिटेट हेल्थ को, यानी कि जहां पर वो रह रहे हैं तो वो एरिया कितना हेल्दी है उनके लिए, कितना सही है, कितना सस्टेनेबल है, उस चीज का पूरा आकलन होता है। और किस तरीके से एलिफेंट को बचाया जाए उस पर पूरी स्ट्रेटेजीज बनाई जाती हैं, है ना, इस रिपोर्ट्स को देखकर। तो 14 अक्टूबर 2025 को ये रिपोर्ट जो है वो जारी होती है देहरादून में। और किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। ये चीज ध्यान में रखिएगा, ये चीज आपसे एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है। टोटल एलिफेंट के नंबर्स एग्जैक्टली पता होने चाहिए आपको, 22,446। टॉप स्टेट्स आपको एग्जैक्टली जो है पता होनी चाहिए कि कौन सी स्टेट्स हैं। ये वाले एग्जैक्टली नंबर्स के साथ। कर्नाटक के अंदर 6,013 एलिफेंट्स, आसाम में 4,159, तमिलनाडु के अंदर 3,136, केरल के अंदर 2,785, उत्तराखंड के अंदर 1,792, ओडिशा के अंदर 912, है ना। वेस्टर्न घाट्स की अगर हम जो है वो चर्चा करें तो यहां पर ऊपर लिखा हुआ है इसके बारे में, ये सेकंड नंबर पे इंपॉर्टेंट है, ये भी लिख लो। वेस्टर्न घाट्स के अंदर 11,934, नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स और ब्रह्मपुत्र प्लेन्स में 6,559, और शिवालिक हिल्स और गंगाटिक प्लेन्स में 2,062, सेंट्रल इंडिया एंड ईस्टर्न घाट्स में 1,891। यानी मेजर पॉपुलेशन कॉन्सेंट्रेशन वेस्टर्न घाट और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में है, जैसा कि आपको यहां पर नजर आ रहा होगा, है ना। मेजर 11,000 और 7,000 के आसपास, 12,000 और 7,000 के आसपास, 6,500 यानी कि, है ना। कर्नाटक में सबसे ज्यादा एलिफेंट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं क्योंकि वहां पर बहुत अच्छे जंगल हैं, स्पेशली ब्रह्मगिरी, नीलगिरी, ईस्टर्न घाट ब्लॉक में, जिसमें 5 मेजर एलिफेंट रिजर्व्स भी हम लोग को देखने को मिलते हैं, पता है आपको? ठीक है, बस इतने, बस आंकड़े जो है वो ध्यान में रखो, बाकी और कुछ आपको कंपेयर करने की जरूरत है नहीं, सिर्फ सुन लो। देखो यार, 2017 के सेंसस से कंपेयर किया गया तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखने को मिली, जैसे कि कुछ राज्यों के अंदर एलिफेंट की संख्या कम हुई, जैसे झारखंड के अंदर एलिफेंट की संख्या कम हुई 68%, ओडिशा के अंदर 54%। मेजर रीजन यही था कि इनका हैबिटेट लॉस हो रहा है, वहां पर माइनिंग चला रहे हो आप, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जैसे कि रेलवे, पावर लाइन, ये सब बिछा रहे हो, जिसके कारण से एलिफेंट का मूवमेंट जो है वो कम हो रहा है। अब उनके पास उनका घर ही नहीं रहेगा तो फिर कैसे वो जीवित रह पाएंगे? दिस इज द इशू। दूसरी स्टेट्स की बात करें जैसे छत्तीसगढ़ ने अच्छा इंप्रूवमेंट जो है वो किया है 82.6%। क्यों? क्योंकि ओडिशा और झारखंड के डिस्टर्ब्ड एरिया से एलिफेंट जो है वो छत्तीसगढ़ चले गए।
मध्य प्रदेश और विदर्भ क्षेत्र जो महाराष्ट्र का है, इसमें नई पॉपुलेशन स्टैब्लिश हुई है, स्पेशली टाइगर रिजर्व, संजय दुबरी, बांधवगढ़, कान्हा, यहां पर ये भी अच्छा इंप्रूवमेंट है। आसाम में हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन डिस्ट्रिक्ट्स जैसे कि सोनितपुर और गोलाघाट, इसमें हो रहा है, यानी कि अलग अलग क्षेत्र में एलिफेंट जो है वो जा रहे हैं, जिससे कि ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बढ़ रहा है, जो कि खराब बात है ये आसाम की। ये लिखने की आपको वैसे जरूरत नहीं है। अब मेजर प्रॉब्लम्स क्या है एलिफेंट्स को बचाने के लिए? तो मेजर प्रॉब्लम यही है भाई, हम लोग रोड, रेलवेज, कैनाल्स, पावर लाइंस बना रहे हैं, जिससे कि एलिफेंट कॉरिडोर्स खराब हो रहे हैं, एलिफेंट्स मूवमेंट नहीं कर पा रहे। माइनिंग कर बना रहे हैं हम लोग, माइनिंग तैयार कर रहे हैं, जंगल के पेड़ काट रहे हैं। अब इससे उनके लिए दिक्कतें बढ़ती जा रही है, इसलिए ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बढ़ता जा रहा है ना। बार बार जानवरों को जो है वो खाना खाने के लिए खेतों में घुसना पड़ रहा है, उसके कारण से लड़ाई हो जाती है, कई जानवर मर जाते हैं, कुछ इंसान मर जाते हैं। ईस्टर्न सेंट्रल इंडिया में सिर्फ 10% हाथी हैं गाइस, लेकिन 45% ह्यूमन डेथ हो रही है यहीं पे, क्योंकि एलिफेंट्स के साथ इनकाउंटर हो जाता है। और हाथी एक बार किसी को कुचल ही दे तो सोचो, पिचका बन जाए उसका। वेस्टर्न घाट्स में हालांकि स्टेबल पॉपुलेशन हम लोग को देखने को मिलती है, क्योंकि फॉरेस्ट की कनेक्टिविटी है वहां पर। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में फ्रेगमेंटेशन देखने को मिल रहा है, यानी कि कहीं पर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के कारण जो है वो कॉरिडोर जो है वो बंद हो गए, एलिफेंट्स के, एलिफेंट मूव ही नहीं कर पा रहे हैं, तो मर जाते हैं बेचारे। ठीक है, तो चीजें वही है कि भाई आप जो है वो सेफ कॉरिडोर्स बनाओ भाई, जिससे कि जानवर जो है वो मूवमेंट तो कर सके। सेफ एलिफेंट मूवमेंट्स के लिए आपको जो है वो कॉरिडोर्स बनाने जरूरी हैं, जिसको कोई छेड़े ना। इमरजेंसी कॉरिडोर्स, कंटीजियस कॉरिडोर जिसको बोल सकते हैं आप, इमरजेंसी कॉरिडोर है ना। इंटर स्टेट, इंटर रीजनल कॉरिडोर की प्लानिंग होना जरूरी है, कि हाथी जो है वो अगर ठीक है कहीं पर उसको पसंद नहीं आ रहा तो दूसरी जगह तो शिफ्ट कर सके। नीलगिरी बायोस्फीयर के कॉरिडोर्स, ब्रह्मगिरी, वयनाड, मुडुमलाई ऐसे हैं कि भाई एक जानवर एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सके अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए। अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाओ, टेक्नोलॉजी का आप उपयोग जो है वो करो, है ना, पॉलिसीज बनाओ, कम्युनिटी का सपोर्ट जो है वो लो। तो ये सब चीजें हैं, साइंटिफिक मेजर्स लेकर आओ, कैमरे स्टेपिंग करो, डीएनए की एनालिसिस करो बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए, तब जाके चीजें जो है वो ठीक हो पाएंगी। कहां पर है सबसे ज्यादा हाथी की पॉपुलेशन, कौन सी स्टेट में? कमेंट बॉक्स पे लिख कर बताओ। आपने ध्यान से सुना है तो उसका आंसर आपको पता होना चाहिए। चलो अब हम बात करेंगे एक और टॉपिक के बारे में, इंडिया का जियो स्पेशियल लीडरशिप, जिसे इंटरनेशनल लेवल पर ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया है। इंडिया का इलेक्शन हो गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहला वाला बस, मतलब इतनी सी चीज बस ये मेंस में सॉरी प्रीलिम्स में पूछी जाएगी, बस दैट्स इट। यूनाइटेड नेशन ग्लोबल जियो स्पेशियल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एशिया पैसिफिक रीजन में हम जो है वो को चेयर कर रहे हैं, मतलब हम भी हेड पर बैठे हुए हैं, और हमारा टेन्योर 2025 से 2028 का, पहला वाला पॉइंट पूरा लिख लो। तो ये मेजर अचीवमेंट है गाइस, ये डायरेक्टली लिंक्ड है डिजिटल इंडिया गवर्नेंस रिफॉर्म से रिलेटेड, डिजिटल रिफॉर्म से रिलेटेड। तो चलो सबसे पहले तो मैं आपको ये समझाता हूं कि ये यूनाइटेड नेशन कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन ग्लोबल जियो स्पेशियल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट है क्या, ये आपको समझना है, और यहां से उठाकर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो ये पूरी चीज आपको ध्यान में रखनी है। सुनो एक एक करके बात। तो ये एक यूनाइटेड नेशन की बॉडी है, नाम से जन्म आ रहा है यूनाइटेड नेशन, इसमें लिखा हुआ है, करेक्ट, जो मेंबर कंट्रीज के जियो स्पेशियल इंफॉर्मेशन को कोऑर्डिनेट करती है। भाई हमारा सैटेलाइट्स का जितना भी डेटा होता है वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में शेयर होता है ना, यहीं से हो रहा है वो सब, ये मान के चलो। बेटर डेटा इंटीग्रेशन, सभी कंट्रीज के बीच में बेहतर पॉलिसीज बनी रहे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करें, इस ऑब्जेक्टिव से इसको बनाया गया था। इसकी 5 रीजनल कमिटीज हैं, अफ्रीका, अमेरिका, एशिया पैसिफिक, अरब स्टेट्स और यूरोप, ये चीज भी ध्यान में रखिएगा इसकी रीजनल कमिटीज के बारे में। इसकी 5 रीजनल कमिटीज हैं, कौन सी? एशिया पैसिफिक, अमेरिकास, अफ्रीका, अरब स्टेट्स, यूरोप, ठीक है। और इंडिया अब एशिया पैसिफिक कमेटी को को चेयर जो है वो कर रहा है 2025 से 28 तक के पीरियड के लिए, दैट्स इट, सिर्फ इतनी सी चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। इलेक्शन जो है वो हुए थे, 14th प्लेनरी मीटिंग जो हुई थी इसकी 24 से लेकर 26 इसके बीच में, सितंबर के बीच में, कोरिया में
और इसको नेशनल ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट के द्वारा होस्ट किया गया था। ठीक है, तो 14वीं ये बेसिकली मीटिंग हुई इन लोग की कोरिया में, तो वहां पर इलेक्शंस हुए और इस कॉन्फ्रेंस में इंडिया जो है उसको एशिया पैसिफिक के लिए जो है वो को चेयर कर दिया गया। बहुत बढ़िया है, इंडिया को इलेक्ट कर लिया गया। ठीक है, बस इतनी सी चीज है। 2028 तक हम लोग जो है वो काफी सारी चीजें ग्लोबल लेवल पर इन्फ्लुएंस कर सकेंगे। ठीक है, हमारे हम पोर्टल्स भी बना रहे हैं ना काफी सारे, उस पर भी हम लोग को जो है वो हेल्प मिलेगी। देखो लिखा हुआ है, नॉलेज शेयर करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे, टेक्निकल असिस्टेंस करेंगे। कि कुल मिलाकर जितना भी सैटेलाइट का डेटा होता है ना, तो उसको मैनेज करने से रिलेटेड ये चीज हम लोग को नजर आती है, बाकी और कुछ नहीं है इसमें। ड्रोन की मैपिंग, एआई बेस्ड स्पेशियल एनालिटिक्स, रिमोट सेंसिंग डेटा, इसके इंटीग्रेट होने से पॉलिसीज और बेहतर बनती हैं। स्टार्टअप, प्राइवेट प्लेयर्स, अब वो लोग भी तो अब सैटेलाइट और मैपिंग वगैरह में आ ही रहे हैं ना। कोई भी कंपनी देख लो आज की डेट में मैपिंग का इस्तेमाल तो करती है। जियो स्पेशियल डेटा जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका इस्तेमाल तो हो ही रहा है ना गुरु कंटिन्यूअसली। डिजास्टर मैनेजमेंट में इसका एक बड़ा रोल रहता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए बड़ा गोल रहता है इसका, क्योंकि पॉवर्टी भी तो मैप करनी है। हर एक डेटा, कुल मिलाकर डेटा जो भी रहता है उसको यहाँ पर जो है वो स्टोर किया जाता है, जो आपस में शेयर भी किया जाता है। वो डिपेंड करता है कि कोई डेटा अगर नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है तो उसको नहीं शेयर करते, बाकी डेटा वगैरह शेयर करते हैं जनहित के लिए। बस यही है, और कुछ नहीं है इसके अंदर। वी राइज इनिशिएटिव, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, लिख लेना। नीति आयोग के वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म के तहत इसको लॉन्च किया गया डीपी वर्ल्ड के कोलैबोरेशन के साथ, जिसके तहत 100 वुमेन लेड एमएसएमई को जो है वो ग्लोबल ट्रेड के लिए मेंटर किया जाएगा। ये इनिशिएटिव स्पेशली एम कर रही है कि वुमेन लेड बिजनेस को पूरे दुनिया भर में स्केल अप किया जाएगा और प्रोवाइड किया जाएगा इंटरनेशनल मार्केट एक्सपोजर, डोमेस्टिक नहीं इंटरनेशनल। थर्ड वाला स्टेटमेंट जो है वो ये है कि पार्टिसिपेंट्स जो है वो अपने प्रोडक्ट्स को दिखाएंगे भारत मार्ट दुबई में। ठीक है, याद रखना, भारत मार्ट दुबई में। सिंपल शब्दों में मैं आपको बताऊं, वी राइज इनिशिएटिव कुल मिलाकर टारगेट जो है वो कर रहा है कि महिला जो है वो उनके जो ऑन्टरप्रेन्योर महिला जो होती है ना, जिनके स्टार्टअप्स वगैरह होते हैं, तो वो जो भी प्रोडक्ट, जो भी इनोवेशंस लेकर आते हैं तो उसको शोकेस किया जाएगा। तो उसका एक मेला लगा हुआ है ये। न्यू डेवलपमेंट बैंक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिसने पढ़ा है ट्राई करो इसको, इसका आंसर देने की। ब्रिक्स का ये बैंक है गाइस, न्यू डेवलपमेंट बैंक। इक्वल वोटिंग राइट्स होती है, कोई वीटो पावर नहीं होती इसमें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर फोकस करते हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने पर फोकस करते हैं, बिल्कुल सही। बांग्लादेश, यूएई, इजिप्ट, ये नए मेंबर्स हैं इसके। ठीक है, ये फैक्ट भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट, ये ग्रीन बॉन्ड्स गलत है। ये ग्रीन बॉन्ड जारी किए थे इसने पहली बार 2016 में, और ये चीज हम लोग को देखने को मिली थी। ये इशू करता है ग्रीन बॉन्ड्स, इसमें लिखा ना कि नॉट, नहीं, ये इशू करता है ग्रीन बॉन्ड्स। इसने 2016 में जारी किए थे। अब देखो, नीति आयोग के वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म का ये एक वी राइज इनिशिएटिव का मेंस का एक क्वेश्चन है, ट्राई करना है इसका भी आंसर देने की। बस दैट्स इट गाइस, आज के लिए इतना ही है। और संडे वाले दिन, जैसे कल के 4 टॉपिक छूट गए थे ना अपने, तो संडे वाले दिन मैं कवर करा दूंगा, आपको पता ही है उसके बारे में। आ जाएगा आपके पास एक लेक्चर, डोंट वरी अबाउट इट। और बाकी अब चलो कल मिलते हैं। बाकी ज्ञान सर के पेड कोर्स को जरूर ज्वाइन करो इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके, जहां पे 0 से लेकर सिलेक्शन तक की प्रॉपर तैयारी करवाई जाती है। जय हिंद, जय श्री महाकाल।